नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि हड़प्पाकालीन अर्थव्यवस्था कैसी है और हड़प्पाकालीन राजनीतिक पक्ष कैसा है, उसकी चर्चा की थी। तो एक बार हड़प्पाकालीन राजनीतिक पक्ष कैसा है उसकी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे कि हड़प्पाकालीन अन्य प्रमुख बातें क्या थी, जैसे हड़प्पाकालीन शिल्प कला कैसी थी, उसकी चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे हड़प्पाकालीन पतन के विभिन्न मतों की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, कल हमने देखा था कि राजनीतिक पक्ष में कि पिगट ने स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी है। फिर उसके बाद में देखा कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा, दशरथ शर्मा ने। कि हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी, कालीबंगा। फिर हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक पक्ष में देखा था कि पहला मत देखा था कि एल वासम ने क्या कहा था कि यहाँ पे कैसा है, धर्मतंत्रीय राजतंत्र। और इसे किस नाम से जाना जाता है, ओलिगोर्की और थियोसेंट्रिक नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा था कि यह हंटर ने कहा था कि यह प्रजातंत्र राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र था। फिर उसके बाद में देखा था कि हमने व्हीलर ने क्या कहा था, व्हीलर ने कहा था कि यह सभ्यता मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। फिर उसके बाद में मैं देखा कि मेके ने क्या कहा था, मेके ने कहा था कि यहाँ पे प्रतिनिधि प्रशासन द्वारा यहाँ का प्रशासन संचालित किया जाता था। ये था हड़प्पाकालीन राजनीति। फिर हम एस आर राव ने कहा था कि यह विश्व की प्रथम महान साम्राज्य था। तो अब हम इसको नोट करते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे हड़प्पाकालीन कला, जैसे हड़प्पाकालीन लिपि कैसी थी। हड़प्पाकालीन लिपि कैसी थी, हड़प्पाकालीन लिपि थी कि भावचित्रात्मक थी, मतलब जो भी लिपि थी वो चित्रों के रूप में अंकित किया जाता था। तो फिर हमने देखा कि चित्र कैसे लिखे जाते थे, चित्र लिखे जाते थे बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। तो इसे कैसे क्या कहा गया, इसे सर्पिलाकार शैली भी, चित्र शैली भी कहा गया। फिर इसके बाद में इसे बोस्ट्रोफेदन भी शैली भी कहा। क्या की शैली ऐसी कंटिन्यू चलती थी, रुकती नहीं थी। ठीक है, तो इसे ही सर्पिलाकार और बोस्ट्रोफेदन शैली कहा गया। फिर हम देखते हैं कि इस शैली में मुख्य अक्षर कितने थे। इसमें 52 से लेके 64 तक मुख्य अक्षरों की संख्या मिलती है। कितनी मिलती है, 52 से 52 से 64 तक। फिर हम देखते हैं कि जो ये हड़प्पाकालीन कला है इसके अंदर मोहरे मिलती है, दो प्रकार की मोहरे मिलती हैं, वर्गाकार और आयताकार। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मन के मिलते हैं, कार्नेलियन मन के मिलते हैं, शेलखड़ी के मोहरे मिलती हैं आदि देखते हैं हमने। फिर और क्या है इसमें, अन्य बातों में देख लिया हमने। अन्य बातों में फिर और देखें तो यहाँ से एक ऐसा बर्तन मिला है जिसमें सुगंधित चिपचिपा पदार्थ रखा जाता था। फिर इसके अलावा हम देखते हैं कि कौन सी अंकों से जानकारी रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग 2 और 16 के गुणज में अंकों को उपयोग में लेते थे, जैसे 2, 4, 6, 8, 16 आदि ऐसी काम में लेते थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि और किस प्रणाली को, ये बाइनरी कोड दशमलव पद्धति को उपयोग में लेते थे, दिलचस्प पद्धति। ठीक है, मूर्ति कला में देख लिया था हमने कि मूर्तियाँ पाषाण की मिली हैं, मूर्तियाँ मिट्टी की मिली हैं, हमें धातु की मिली है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखा था कि नारी की मूर्तियाँ सर्वाधिक मिली हैं, वर्षभ की मूर्तियाँ सर्वाधिक मिली है पशुओं में आदि हमने चर्चा कर ली थी। तो ये हो गई इसकी अन्य बातें। अब इसके बाद में रह गया अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हड़प्पा के पतन के कारण। एक बार यहाँ तक लिखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक पक्ष कैसा था, और फिर उसके बाद में अन्य करके लिखेंगे वो 3-4 बातें, और फिर पतन के कारण। इसी के साथ ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहले लिखते हैं राजनीतिक पक्ष।
हड़प्पाकालीन राजनीतिक पक्ष। ठीक है, तो इसमें पहली बात देखते हैं हम कि स्टुअर्ट फ्रीगेट। स्टुअर्ट फ्रीगेट क्या कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। फिर हमने देखा दूसरी बात, दशरथ शर्मा। क्या कहा? कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। फिर हमने देखा ऐसा आपने क्या कहा था कि हड़प्पा सभ्यता विश्व का प्रथम महान साम्राज्य था। हड़प्पा सभ्यता विश्व का प्रथम महान साम्राज्य था। फिर उसके बाद 3 बात चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में थे कौन कौन से मत थे। तो पहला मत था इसके अंदर धर्मतंत्र के राजतंत्र। कौन सा था? धर्मतंत्रीय राजतंत्र, जिसे क्या कहा गया? थियोसेंट्रिक और ओलिगार्की। क्या कहा गया? ओलिगार्की। किसने कहा? ए.एल. बासन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। यहाँ राजतंत्र नहीं बल्कि प्रजातंत्र था। किसने कहा? किसने कहा था? हंटर। किसने कहा? हंटर। फिर उसके बाद में देखा था हमने तीसरा मत कि जो मध्यम वर्गीय प्रजातंत्र था। कैसा था? यहाँ मध्यम वर्गीय प्रजातंत्र था। ठीक, कैसा था? किसने कहा मध्यम वर्गीय प्रजातंत्र था? व्हीलर ने। इसे ऐसे लिख सकते हो, मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक मध्यम वर्गीय जनतांत्रिक प्रणाली। ठीक है, कैसी थी? प्रणाली थी। किसने कहा? मार्टिमर व्हीलर। ठीक है, फिर उसके बाद में चौथा मत देखा था हमने कि यह कैसे था? प्रतिनिधि शासन प्रणाली द्वारा संचालित। यह है
प्रतिनिधि शासन प्रणाली द्वारा संचालित था। किसने कहा? मेके, अर्नेस्ट मेके। किसने कहा? अर्नेस्ट मेके। ये देखें हमने 4 मत किसके? हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक पक्ष के 4 मत देख लिए कि कौन कौन सी विद्वानों ने क्या क्या कहा। कि कैसे पहले कैसे था? धर्मतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र, मध्यम वर्गीय जनतंत्र और प्रतिनिधि शासन प्रणाली द्वारा संचालित। ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हड़प्पा कालीन अन्य बातें। ठीक है। हड़प्पा कालीन अन्य बातें। हड़प्पाकालीन लिपि। ठीक है। हड़प्पाकालीन लिपि कैसी थी? छोटी लगा रहे, मात्रात्मक अशुद्धि हो सकती है तो उसे आप सुधार लेना। ठीक है। कहीं कहीं मिले तो, वैसे तो होगी नहीं, लेकिन जहाँ हो तो आप थोड़ा कर लेना। आपको लगे कि सही नहीं है तो यहाँ पे देखा था कि हमने कैसी थी? भाव चित्रात्मक। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है। कैसी थी? भाव चित्रात्मक। ठीक है। दूसरी बात, इस शैली कैसे लिखी जाती थी? गोस्त्रोफेदन या सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। ठीक है। जैसे ये सभ्यता ऐसी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से कोई चित्र बनना शुरू हुए ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, मतलब रुकते नहीं थे। जैसे अभी तो हम ऐसे लिख के रुक जाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। इस शैली में कैसे था? कंटिन्यू चलता रहता था। तो उसे क्या कहें? बोस्ट्रोफेडिन शैली और ओब्लिक सर्पिलाकार चित्र शैली। ठीक है। कैसे लिखी जाती थी ये? दाएं से बाएं। कैसे लिखते थे? दाएं से बाएं। ठीक है। फिर इसमें देखते हैं कितने शब्द है, कितने मूल चित्राक्षर थे। मूल चित्राक्षर 52 से 64। अलग कुछ विद्वान बताते हैं 52 थे, कुछ बोल रहे 64 थे, तो ये मत इनके बीच में रहेगा। ठीक है। तो संयोजन से कितने शब्दकोश था? संयोजन से शब्दकोश कितने का था? 375 से 400। कितना था? 375 से 400 शब्दकोश थे। किसमें? हड़प्पा की लिपि थी ना, इसके अंदर। फिर हमने देखा कि हड़प्पा को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया? सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसने किया था? विडेन मोजन। किसने किया था? विडेन मोजन। विडेन मोजन कब किया था? 1925 में। कब किया था? 1925 में। फिर उसके बाद में देखते हैं कि और किन किन ने प्रयास किया था। धनपत सिंह ने किया था, नटवर झा ने किया था। किसने किया था? अन्य प्रयास
धनपत सिंह दानिया। कौन? धनपत सिंह दानिया और नटवर झा। नटवर झा 1937 में प्रयास करने के बाद, ठीक है। और इसे क्या कहा गया, और इन्होंने बताया ये कैसी शैली थी, सिलेबिक शैली थी। का, ठीक है। फिर देखा कि अंक सिस्टम क्या पद्धति से उपयोग करते थे, ठीक है। अंकीय प्रणाली 2 व 16 के गुणज का प्रयोग करते थे। किसका प्रयोग करते थे? 2 और 16 के गुणज का प्रयोग। और क्या थे? बाइनरी देवचर पद्धति, बाइनरी सिस्टम और दशमलव पद्धति काम में लेते हैं। और दशमलव पद्धति उपयोग नहीं करते थे। स्केलों के बारे में हमने चर्चा की थी कि तांबे का स्केल मिलता है, सीपी का स्केल मिलता है, मिट्टी का स्केल मिलता है, आदि स्केलों की जानकारी की थी हमने जब सभ्यता स्केलों की विस्तृत व्याख्या करते उनमें, ठीक है। जैसे हड़प्पा से मिला तांबे का स्केल मिला, मोहनजोदड़ो से सीपी का मिला, इसके अलावा कालीबंगा से मिट्टी का मिला और लोथल से हाथी दांत का स्केल मिला था। फिर हम देखते हैं मन की, क्या देखते हैं? मन की। मन के काली मिट्टी, काले पत्थर और सेलखड़ी पत्थर के बनाए जाते थे। किस किस के बनाए थे? हड़प्पा कालीन मान के किसके किसके बने? काले मिट्टी, सेलखड़ी पत्थर, तांबे, कांसे आदि के बने थे। किसके बने थे? काली मिट्टी, काले पत्थर, सेलखड़ी पत्थर, तांबा, कांसा। फिर देखते हैं कि मन के। मन के किसके बने थे? कार्लिनियन मिट्टी और सेलखड़ी और कार्लिनियन काली मिट्टी और तांबा कांसा, तांबा और कांसे, ठीक है। कहाँ से? चरमुदड़ो और लोथल। कहाँ से? चरमुदड़ो और लोथल। वह लोथल मन के बनाने का कारखाना हमने देखा था। फिर उसके बाद में देखते हैं कि एक मिलता है फाइनेंस। क्या मिलता है? फाइनेंस मिलता है, सुगंधित पदार्थ रखने का पात्र, ठीक है। फिर देखा था कि हमने मोहरे, हड़प्पा कालीन मोहरे। हड़प्पा कालीन मोहरे किस किस के बने थे? सेलखड़ी पत्थर, स्टेटाइट स्टोन और गिया पत्थर और कांसली मिट्टी के बने थे। किसकी बनी थी? सेलखड़ी पत्थर और स्टेटाइन स्टोन, स्टेटाइन स्टोन और गिया पत्थर। गिया पत्थर मतलब सॉफ्ट स्टोन, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं मोहरे। मोहरे मतलब कैसी थी? आयताकार और वर्गाकार। कैसी थी? आयताकार व वर्गाकार। गोल गोल मोहरे नहीं थी यार, वर्गाकार, ठीक है।
आयताकार पे सिर्फ लेक थे और वर्गाकार पे चित्तर प्लस लेक दोनों, ठीक है, चित्तर प्लस लेक दोनों। फिर देखते हैं नोट। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या? मोहरे। मुख्य स्रोत मोहरे थी, ठीक है। सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। नोट में ही चल रहे हैं। सर्वाधिक मोहरे कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहाँ से मिली? ये मिली हड़प्पा से। हड़प्पा स्थल की बात हो रही है, पूरी सभ्यता की नहीं, ठीक है। ये हमने देख लिया इसके बारे में। फिर उसके बाद में देखते हैं मर्दबांध, काले लाल मर्दबांध। कैसे मर्दबांध कैसे थे? काले व लाल। लाल धरातल पे काले चित्रांकन थे, ठीक है। मतलब ये कोई मटका था ऐसे, अब ये लाल था, इसके ऊपर काले चित्र थे, मछली के और किसी के, पेड़ पौधों के, जो भी थे इसके ऊपर चित्र थे, ठीक है। सूर्य के आदि, स्वास्तिक के, चालाक लोमड़ी को वो वाला चित्र था, वो मिले थे इस उनके ऊपर। फिर भाषा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली अभी तक, क्या इस लिपि को पढ़ा नहीं गया, तो कैसी भाषा उपयोग करते थे तो वो हमें पता नहीं। ये देखा हमने कि हड़प्पा काली लिपि कैसी थी। मन के कैसे थे? काले में मिट्टी, शेलखड़ी और काली मिट्टी के बने थे। तांबा कहाँ से? प्रमुख स्थल कहाँ था? चूनड़ों और लोथल बनाने के। फाइनेंस क्या था? ये एक सुगंधित पदार्थ रखने का पात्र। फिर देखा कि मोहरे, मोहरे शेलखड़ी पत्थर, स्टेटाइन स्टोन, गियर पत्थर आदि की बनी थी। फिर उसके बाद देखते हैं कि मोहरे आयताकार व वर्गाकार थी। आयताकार मोहरों पर सिर्फ लेख मिले हैं और वर्गाकार मोहरों पर चित्र प्लस लेख दोनों मिले। फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत क्या थे जानने के? मोहरे। फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मोहरे कहाँ से प्राप्त होती है? हमें मोहनजोदड़ो से। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा काल की सर्वाधिक लेख युक्त मोहरे कहाँ से मिले? वो मिले हड़प्पा से। फिर देखते हैं हड़प्पा कालीन मर्दबांड कैसे थे? काले और लाल। तो अब इसके बाद में अपना अंतिम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, ठीक है। उसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन। क्या देखते हैं? हड़प्पा सभ्यता के पतन के मत, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ वो किन कारणों से हुआ, तो हमने चर्चा की थी। जैसे हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि हड़प्पा के कालीबंगा स्थल से किसके साक्ष्य मिले हमें? भूकंप की। तो जिसे हम भूतात्विक परिवर्तन या भूकंप के कारण, पहला कारण देख लिया कि किसके कारण? परिवर्तन। दूसरा देखा कि मोहनजोदड़ो का जो कि सिंधु नदी के कारण स्थित था उसमें बाढ़ आया करती थी। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो को कितने स्तर से प्राप्त किया था? 7 स्तर से। वो मिट्टी थी और वापस बन गई थी। किस आधार पे? कि बाढ़ के कारण वो नष्ट होती थी। तो दूसरा मत क्या हुआ? कि सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ के कारण। फिर देखा हमने कि तीसरा मत जलवायु परिवर्तन। अब भी देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता है, कभी बहुत बारिश हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी
तो वो देखा जलवायु परिवर्तन। फिर देखा कि नदियाँ अपने मार्ग परिवर्तन कर लेती, जैसे वर्तमान में जो घग्गर नदी बहती थी इधर बनावली होती हुई इधर आती थी, वो लुप्त हो चुकी है। कालीगंगा जिसके किनारे स्थित था, तो मतलब उन्होंने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया या फिर वो लुप्त हो गई। फिर देखते हैं कि कुछ विद्वान कहते हैं कि कैसे थी, किसी संक्रामक बीमारी के फैलने के कारण इस सभ्यता नष्ट हुई होगी, जैसे मलेरिया, डेंगू, जो भी है, बाढ़ आएगी, पानी रहेगा, कचरा होगा, जो भी बीमारियां फैलेंगी उसके कारण। फिर किसी ने और कौन से मत थे, और मत थे कि नहीं, इस सभ्यता का मत तो किसके कारण, पतन किसके कारण हुआ था, आर्यों के आक्रमण के कारण। हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता थी, जिसके निर्माता कौन थे, आर्य। तो विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन किन्होंने किया, वैदिक आक्रमणों या फिर आर्यों के आक्रमण के कारण। फिर देखते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता, मतलब जो प्रशासनिक जो कंट्रोल था ना, वो लचीला था, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का परिवर्तन हुआ, पतन हुआ। फिर देखते हैं पारिस्थितिक असंतुलन, मतलब परिस्थितियां बदलने के कारण, मतलब जलवायु परिवर्तन हो गया, जो भी है हमने देखा था। फिर घग्गर हकरा नदी का सूख जाना, ठीक है, जो हमने अभी देख लिया, नदी परिवर्तन। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सभ्यता या फिर स्थल के पतन के कारण अलग अलग बताए। तो सभी मतों की अपन यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया कि कौन से मत हैं। तो अब ये देखेंगे इन मतों को किस किसने प्रतिपादित किया था, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम, लिखते हैं कौन सा, नदियों में आने वाली बाढ़। पतन का पहला मत कौन सा है, चार्ट बना सकते हो आप, एक इधर और इधर प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति। नदियों में आने वाली बाढ़, इस मत का प्रतिपादन किन किन विद्वानों ने किया है, मार्शल, मेके और एसआर राव। किसने किया है, मार्शल, मेके और एसआर राव। इन विद्वानों ने क्या कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका पतन हुआ कि नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण। क्या है कि अक्सर अधिकांश हड़प्पा स्थल नदियों के किनारे स्थित थे और नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण इन सभ्यता के स्थलों का पतन हुआ होगा। फिर हम दूसरा मत देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन। कौन सा, जलवायु परिवर्तन। ये मत किसने दिए, ये दिए R.L. स्टाइलन, अमलानंद घोष और गुरदीप। किसने दिया, अमलानंद घोष, गुरदीप और R.L. स्टाइन। किस मत का प्रतिपादन किया इन्होंने कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण क्या था, जलवायु परिवर्तन, शुष्कता, मतलब जैसे घग्गर नदी लुप्त हो गई तो मतलब शुष्क एरिया विकसित हो गया उसके कारण। फिर देखते हैं तीसरा नदियों में मार्ग परिवर्तन। नदियों का मार्ग परिवर्तन, ठीक, किसी का, एस.टी. लम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने। किसने कहा, मुख्य रूप से सिंधु नदी के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था कि सिंधु नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया तो इसके कारण हड़प्पा सभ्यता के स्थलों का विनाश हुआ। किसने कहा था, माधव स्वरूप वत्स, डेल्स और एस.टी. लम्ब्रिक। एस.टी. लम्ब्रिक, माधव स्वरूप वत्स व डेल्स, ठीक है। फिर चौथा मत देखते हैं, संक्रामक बीमारी। किसके कारण, संक्रामक बीमारी। किसने कहा, ये मत दिया U.R. केनेडी ने। किसने दिया,
UR केनेडी ने क्या कहा कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ के कारण मलेरिया फैला, जिसने संक्रामक रूप ले लिया, जिसके कारण क्या हुआ, इसका पतन हुआ। फिर अगला मत क्या है मेरा, आर्यों का आक्रमण। आर्यों का आक्रमण, इस मत का प्रतिपादन किसने किया था? इस मत का प्रतिपादन किया था व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। किसने किया था? व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। और भी कोई विद्वान था? और भी था, राम प्रसाद चंदा भी था। कौन था? भारतीय विद्वान था राम प्रसाद चंदा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्य के आक्रमण के कारण हुआ। किसने क्या प्रतिपादित किया? व्हीलर, पिगट और गार्डन चाइल्ड और राम प्रसाद चंदा ने। फिर देखा छठवां मत, भूकंप या भूगर्भीय हलचल। कैसे? भूगर्भीय हलचल, भूकंप। किसने दिया यह मत? यह मत दिया राइट्स ने। किसने दिया? राइट्स। MR साहनी और जॉर्ज F डेल्स भी इस मत का संपादन करते हैं। ठीक है, और कौन करते हैं? MR साहनी और जॉर्ज F डेल्स। ठीक है, जॉर्ज F डेल्स। ठीक, फिर सातवां मत देखते हैं कि प्रशासनिक स्थिरता। ये किसने दिया? जॉन मार्शल ने। स्थिरता मतलब प्रशासनिक स्थितियां कमजोर होगी, उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। किसने कहा? मार्शल। क्या है कि एक विद्वान दो मत का प्रतिपादन भी कर सकता है। देखो, वो समर्थन कर सकता है कि भाई हाँ इसका ऐसा हुआ, ऐसा भी हो सकता है। तो आठवां मत, पारिस्थितिकी असंतुलन। पारिस्थितिकी असंतुलन, यह मत किन किन ने प्रतिपादित किया था? फेयर सर्विस, रफीक मुगल। किसने किया था? फेयर सर्विस और रफीक मुगल। और अंतिम देखते हैं, घग्गर व हग्रा नदी का सूख जाना। यहाँ पे लिख लेते हैं 9 नंबर डाल के, घग्गर हग्रा नदी का सूख जाना। किसने मत प्रतिपादित किया था? ये किया था धर्मपाल अग्रवाल और रफीक मुगल। किसने किया? धर्मपाल अग्रवाल, DP अग्रवाल और रफीक मुगल। रफीक मुगल। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आज की पहला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो एक बार फिर से हम हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के मत कौन कौन से थे, उनका किस किसने क्या दिया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। किसने कहा? मार्शल, मैकी और एसारा। जलवायु परिवर्तन का मत किसने दिया? अमलानंद घोष, गुरदीप और RL स्टाइन। किसने दिया? RL स्टाइन। नदियों ने मार्ग परिवर्तन कर लिया, सिंधु नदी ने। ये पद किसने दिया? ST लंबरिक, माधव स्वरूप वत्स और डेल्स ने। फिर देखा कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का तो पतन
संक्रामक बीमारी का कारण हुआ। किसने कहा? यूआर कैनेडी। इसके साक्ष्य यूआर कैनेडी कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। फिर कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। किसने कहा? व्हीलर, पिकेट, गार्डन चाइल्ड, रामप्रसाद चंदा। फिर देखा नेक्स्ट मत भूगर्भीय हलचल या भूकंप के कारण। किसने कहा? राइट्स। फिर देखा कि प्रशासनिक स्थिरता का जॉन मार्शल। फिर देखा कि परिस्थिति असंतुलन मतलब वातावरणीय परिवर्तन के कारण जो पर फेयर सर्विस रफीक मुगल। और अंतिम देखा कि गग्गरा हकरा नदी का सूख जाना। क्या अधिकांश स्थल वर्तमान में इसके कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, जिसे वर्तमान में गग्गर नदी के नाम जाता है, उसके किनारे। पाकिस्तान में इसे हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। डीपी अग्रवाल और रफीक मुगल ने इसका प्रतिपादन किया था। तो आज की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता, जो कि हमने पिछली 10 से 15 क्लासों में कंप्लीट कर लिया। मतलब 20 मिनट की क्लास थी तो मतलब 18 क्लास हो गई, तो मतलब 6 घंटे की क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता, प्राचीन भारत का पहला यूनिट, इसने हमने कंप्लीट कर लिया आज। इसके बाद में दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, वैदिक सभ्यता। जब हमने मत देखा था ना कि आर्यों का आक्रमण, वहाँ पे आर्य वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको पोस्ट के माध्यम से जो हम पढ़ेंगे उनके क्विज मिलती रहेगी क्वेश्चन के रूप में। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।